Good morning everyone, to my lovely students. Now again we are here with my subject Hindi class 5. Now again we start our chapter 2. Okay? गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं शालिनी खेड़े आप लोगों के साथ में फिर से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अपनी पुस्तक लेकर बैठे होंगे। और जिस तरह हमने अपने पिछले लेक्चर में पिछले वाले क्लास में पार्ट 2 मेरी पहली अदाकारी शुरू किया था और हमने अपना पार्ट आधा पढ़ा था, समझा था, जहाँ पर हमने एक लेखक के जीवन की पहली घटना जो उन्होंने अपने स्कूल टाइम में अपने विद्यालय में कक्षा 4 में एक छोटे से नाटक में पार्टिसिपेट किया था, उसके बारे में उन्होंने बताना शुरू किया था। यहाँ पर भीष्म साहनी जी जो है ना, हमने लेखक का नाम पढ़ा था कि भीष्म साहनी जी जो हैं वो जब कक्षा 4 में थे तो उन्होंने एक स्कूल के ड्रामे में छोटा सा श्रवण कुमार का रोल प्ले किया था। लेकिन उस समय उनसे क्या गलतियाँ हुई थी, उस समय उन्होंने क्या किया जो उनको आज भी याद है, उसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था कि जब उनकी विद्यालय में एक नाटक रचा गया जिसको कक्षा 9वीं के एक छात्र ने लिखा था और वो उसका निर्देशक बना हुआ था और उसी ने सभी बच्चों को जो कि उससे थोड़े छोटे उम्र के थे उनको उन्होंने क्या किया था, अलग अलग पात्र बनाया था, रोल दिया था, उनके लिए अलग अलग डायलॉग्स लिखे हुए थे। तो हमने ये जाना था कि संस्मरण में हम अपने जीवन की किसी घटना के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर भीष्म साहनी जी के संस्मरण की शुरुआत हुई थी उनके प्ले के स्टार्टिंग से। उन्होंने बताया था कि श्रवण कुमार जो है वो एक बहुत पुरानी कहानी थी, रामायण से ली गई थी और उसके लिए उनको मेन लीड रोल दिया गया था, है ना। श्रवण कुमार नाटक का नाम था और चूंकि जैसे नाटक का नाम होता है उसके हिसाब से सबसे मुख्य रोल जो था, है ना, वो था श्रवण कुमार का। तो श्रवण कुमार के बिना तो श्रवण कुमार का नाटक हो ही नहीं सकता है। तो उसके लिए बाकायदा पूरा एक मंच, स्टेज लगाया गया। अपनी बात को, अपने नाटक को, अपने डायलॉग्स को, अपनी एक्टिंग को पूरा सजीव दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर बाकायदा सारी चीज़ें इस्तेमाल की थी कि अगर मुझे नदी दिखाना है तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर पानी की बाल्टी रख ली थी। तो आप सोचेंगे मैम पानी की बाल्टी से नदी कैसे दिखाई जाएगी, लेकिन चूंकि वहाँ पर उनको केवल नदी में से पानी भरने की आवाज़ प्रदर्शित करना था तो उसके लिए अगर आप पानी की बाल्टी में से भी अगर लोटा या किसी बर्तन से पानी भरते हैं तो सेम आवाज़ निकलती है। तो वो सारी चीज़ें लगी हुई थी। उनका जो ड्रेस, चूँकि पुराने समय में मैंने बताया था कि ड्रेसेस आपको अपने घर से लाना होती थी, तो वहाँ पे जो भी बच्चे पात्र निभा रहे थे वो लोग अपने अपने ड्रेसेस घर से लाए थे। जिनको श्रवण कुमार की माँ का रोल दिया गया था वो घर से ही साड़ी वाड़ी पहन कर आए थे बाकायदा। फिर जिस लड़के को उनके पिताजी बनाया गया था वो भी घर से अपना धोती कुर्ता पहन कर आए थे। तो इस तरह से एक निश्चित समय पर वो नाटक शुरू हुआ। मंच पर सबको बता दिया गया था कि ये पहला रोल आपका है, पहली डायलॉग डिलीवरी आपको करनी है ना, ऐसा होता है। फिर इसके बाद में सेकंड वाला जो कैरेक्टर है, जो सेकंड वाला पात्र था, उसका रोल शुरू होता था। पहले से उन्होंने बहुत अभ्यास किया था, प्रैक्टिस की थी, लेकिन कहते हैं ना बच्चे होते हैं कभी कभी भूल जाते हैं, अपना डायलॉग भूल जाते हैं। और सीधी सी बात है, अगर एक व्यक्ति ड्रामे में अगर अपना डायलॉग भूल गया तो बहुत सीधी सी बात है उसके बाद वाला जो व्यक्ति होता है ना वो भी अपना डायलॉग ठीक से बोल नहीं पाता है। क्योंकि संवाद जब तक सामने वाला नहीं कहेगा आप उसके जवाब में अपना संवाद कैसे कहोगे, है ना। अभी पिछले साल भी जब हमारे यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था कल्चरल, उसमें आपने देखा था हम लोगों ने 2 नाटक किए थे। एक छोटे बच्चों का नाटक भी हुआ था, एक बड़े बच्चों ने भी नाटक किया था। तो बड़े बच्चे तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि उन लोग की प्रैक्टिस अच्छी होती है, लेकिन छोटे बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। तो उसमें दिक्कत सिर्फ एक ही होती है कि जब तक आपके सामने वाला व्यक्ति अपना सही संवाद, सही डायलॉग नहीं बोलेगा, उसके बाद वाला व्यक्ति भी अपना डायलॉग फिर से या ठीक से बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो तो सामने वाले के बोलने का इंतज़ार कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी देखिए एक ऐसी छोटी सी घटना होती है जिसकी वजह से वो नाटक, वो पहली अदाकारी जो लेखक थे उनको हमेशा के लिए याद रह गई थी। कैसे याद रह गई थी, देखिए हम पुस्तक में फिर से पढ़ रहे हैं कि
माँ बाप के लिए श्रवण कुमार को पानी लेने जाना था। दो लड़के जो थे वो अंधे श्रवण माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे, और चूँकि सब कुछ सही से चले, सब कुछ अच्छा दिखे, तो जो उनके माँ बाप बने हुए थे, चूँकि उनको अंधा तो कर नहीं सकते थे, तो उनको हिदायत दी गई थी। हिदायत हमने पढ़ा था चेतावनी, उनको सख्त चेतावनी दी गई थी कि आप लोगों को क्या करना है, हमेशा पूरे नाटक में अपनी आंखें क्लोज करके रखनी है, ठीक है। उनको जस्ट दर्शकों के सामने मुंह करके बिठा दिया गया था, ताकि सामने जो ऑडियंस होती है उनको वो कैरेक्टर अच्छे से दिखाई दे, ठीक। फिर वो जो श्रवण कुमार की माँ बना हुआ लड़का था, चूँकि उसने साड़ी पहनी थी, पल्लू लिया था सिर पे, लेकिन क्या हो रहा था, बार बार उसका साड़ी का पल्लू गिर जा रहा था, ठीक है। वो बार बार संभालने की कोशिश कर रहा था। हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि वो अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करे। पर्दा उठा, माँ बाप को जैसा कि आदेश मिला था, तो उन्होंने कहा कि बेटा श्रवण कुमार, हमें तो प्यास लगी है। ये उनका एक डायलॉग था, ठीक। श्रवण कुमार उठा, उसने पिताजी और माताजी की चरण वंदना की, और फिर वो नदी की ओर चल पड़ा। अब सामने जो ऑडियंस बैठी, उसे कैसे पता चलेगा कि ये नदी की ओर जा रहा है? हाँ, वो ऐसे पता चला कि श्रवण कुमार लोटा लेकर उठा, और जहाँ पानी की बाल्टी रखी हुई थी वो वहाँ तक चल कर गया, ठीक है। फिर पीछे से राजा दशरथ की एंट्री उन्होंने दिखाई थी। राजा दशरथ आते हैं और क्या करते हैं, मंच पर से आकर अपने पीठ पर जो तरकश बंधा हुआ था उसमें से एक तीर निकालते हैं, है ना, और वो तीर चला देते हैं, और साथ में एक डायलॉग भी बोलते हैं कि कौन जानवर नदी के जल को गंदा कर रहा है। यानी कि उन्होंने जो तीर चलाया था वो उन्होंने क्या सोचकर चलाया था कि शायद कोई जानवर है जो नदी का पानी पीने के लिए आया हुआ है। अब उन्होंने तो देखा नहीं था। अब नाटक में अगला रोल कैसा चल रहा है देखिए, वो तीर सीधा मेरी तरफ आया, मेरी तरफ मतलब लेखक की तरफ आया, और मैंने उसी क्षण लोटा फेंक दिया, क्योंकि उनको तीर लगने का अभिनय करना था, एक्टिंग करनी थी। उन्होंने तुरंत वो लोटा वहाँ गिराया और वो चारों खाने चित्त होकर स्टेज पर लेट गए और सप्तम सुर में गाने लगा। पेज नंबर 15 पर आ जाइए, जहाँ पर हम रीडिंग कर रहे हैं। ओके, पेज नंबर 15 पर देखिए। अब वो सुर में क्या गा रहे हैं? आप बोलेंगे मैम उसको तीर लगा है और वो गाना गा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वो गाना नहीं गा रहा था, उसने कुछ संवाद कहे थे जिनको यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, कविता के शब्दों में लिख दिया था, है ना। तो वो क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर मेरे सीने में क्यों मारा, क्या खता थी बता मेरी आखिर, क्या खता थी बता मेरी आखिर, क्यों अभागे को जल भरते मारा। यानी कि चूंकि उस समय श्रवण कुमार के पास में कोई नहीं था, है ना, क्योंकि राजा दशरथ ने तो बहुत दूर से तीर मारा था, तो वो यही सोच रहा है और वो तड़प रहा था, उसको तीर लगा हुआ था, करा रहा था, दर्द बहुत हो रहा था। तो वो अपने आप से और ईश्वर से पूछ रहा था कि अरे जालिम, जालिम यानी जुल्म करने वाला, हम लोगों ने अपने शब्दार्थ में लिखा था और पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो वो क्या कहते हैं, अरे जालिम मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, कि हे जुल्म करने वाले तुम जो भी व्यक्ति हो, ये तो बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने सीधे मेरे सीने में तीर मार दिया। मैंने तो किसी का कोई बुरा किया ही नहीं, मैं तो अपने माता पिता के लिए जल भरने आया था। और क्या खता थी बता मेरी, खता यानी गलती, है ना। उसने पूछा कि अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तीर मारना चाहिए तो कम से कम तीर मारने से पहले मेरी गलती तो बता दो मुझे, कि मैं तो जल भर रहा था अभागा, कोई भी नहीं है मेरे माता पिता का मेरे अलावा, तो मैंने तो कोई ऐसी गलती नहीं की जिसके लिए तुमने मुझे तीर मारा। तो मुझे ये पहले बता तो दो कि किस वजह से, किस कारण से तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। और चूंकि वो करा कर ये बात धीरे धीरे बोल रहा था, इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि सप्तम सुर में गाने लगा। जब नाटक किया जाता है तो उसमें हमेशा यही कोशिश की जाती है कि उसको इतने अच्छे तरीके से किया जाए कि जो सामने लोग बैठे होते हैं, जो उसको देख रहे हैं, उनके अंदर की भावनाएं जागृत हो, या तो उनको दुख का अनुभव हो या तो उन्हें खुशी का अनुभव हो। और यदि आप जिस भी तरह का रोल प्ले कर रहे हैं या जो भाव उनको दिखाना चाहते हैं, वो फीलिंग्स उनके अंदर भी निकलनी चाहिए।
तो यहाँ पर श्रवण कुमार जिस दर्द को झेल रहे थे, वो चाहते थे कि सामने बैठे हुए दर्शक भी उस दर्द को महसूस करें। इसलिए वो अपने डायलॉग्स को, अपने संवाद को बहुत धीरे धीरे कराते हुए गा रहे थे। अब मेरी आवाज सप्तम सुर में चल रही थी। सप्तम सुर यानी एक दर्द भरी आवाज, जिस कारण से हॉल में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा यानी एकदम शांति हो गई थी और कोई भी दर्शक वहां पर आवाज नहीं कर रहा था। मैं बराबर गाए जा रहा था, पर गीत इतना लंबा था कि खत्म होने को ही नहीं आ रहा था। छोटा कक्षा चौथी का बच्चा है, उसको लंबा सा डायलॉग दे दिया गया है कि तुम्हें इसे रोते रोते कराते हुए गाना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब आपको कोई चीज़ स्लो मोशन में करने को दी जाती है तो अक्सर हम उसको भूल जाते हैं। यहाँ पर भी क्या हुआ कि उसने आधा डायलॉग तो बोल दिया है, लेकिन वहाँ जाकर वो अपने डायलॉग फिर भूलने लग गया। उधर क्या हुआ, राजा दशरथ एक पैर आगे एक पैर पीछे रखे पोज बनाए खड़ा था। पोज मतलब एक स्थान पर स्थिर हो गए थे, एक विशेष आकृति में खड़े हो गए थे। यानी उनको कहा था कि आपको आड़ा होना है या तिरछा होना है, या आपका एक पैर आगे होना चाहिए और दूसरा पैर पीछे होना चाहिए। आप लोग जब डांस सीखते हैं तो पोज बनाते हैं ना, जब फोटोज खिंचवाते हैं, आजकल तो सेल्फीज बड़े लेते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पोज बनाते हैं। और जब तक वो फोटो अच्छी नहीं आ जाती है तब तक आप उसी पोज में यानी उसी अवस्था में खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर भी दर्शक को कहा गया था कि जब इनका डायलॉग पूरा हो तब तक आपको यहाँ पर इसी अवस्था में खड़े रहना है। उसका तीर कमान मेरी दिशा में स्थिर हो गया था। तीर एक चल चुका था और वो अभी तक उसी अवस्था में खड़े थे कि एक पैर आगे है एक पीछे है, हाथ में तीर कमान संभाले हुए हैं, है ना। अगर वह तरकश में से एक और तीर निकालकर मेरी ओर चला देता तो बात बन जाती। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि एक और तीर चला देता तो बात बन जाती? वो इसलिए क्योंकि दूसरा तीर लगते ही जितने थोड़े बहुत प्राण बचे थे ना श्रवण कुमार के, वो तुरंत निकल जाते और उसको इतना लंबा सा डायलॉग नहीं बोलना पड़ता। पर क्या उसे निर्देशक ने सिर्फ एक ही तीर चलाने को कहा था? चूंकि रामायण के भाग में भी यही दिखाया गया था कि मात्र एक तीर जो होता है वो मनुष्य की जान लेने के लिए काफी होता है। और निर्देशक ने उससे कहा था कि दशरथ आप जो बने हो आपको सिर्फ एक तीर चलाना है और श्रवण कुमार तुम्हें एक ही तीर में मर जाना है अपना डायलॉग पूरा करके। लेकिन श्रवण कुमार तो लंबा लंबा डायलॉग बोले ही जा रहा है, बीच में भूल गया। अब जब तक उसकी जान जाएगी नहीं तब तक दशरथ आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, मेरा गीत अभी आधा भी नहीं गाया गया था कि मेरी आवाज फटने लगी। मैम आवाज फटने लगी? आवाज कैसे फटती है? फटने का मतलब होता है आपकी आवाज में से वॉल्यूम का कम होना। यानी आप जितनी तेजी से चिल्ला रहे होते हैं, जब आप बहुत देर तक कंटिन्यू चिल्लाते हैं ना बेटा, तो याद रखिए 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप चिल्लाते तो हैं लेकिन आपकी आवाज मद्दी हो जाती है, उसमें उतनी ही गति नहीं रहती है। तो वहां कहते हैं आवाज फटना, यानी आपके गले के स्वर आपका साथ नहीं देते हैं। अभी जैसे ही हॉल में जो दर्शक थे वो लोग हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हंसने इसलिए लगे क्योंकि वहां पर श्रवण कुमार अपनी एक्टिंग भूलने लगा था और दर्शक जो वहां आगे बैठे हुए थे वो लोग सोच रहे थे कि अब ये कब अपनी एक्टिंग खत्म करे और अगला वाला जो कैरेक्टर है उसको हमको देखने को मिले। यानी कि वो श्रवण कुमार के कैरेक्टर की कमी को पहचान गए थे कि ये बच्चा अपना डायलॉग अपनी एक्टिंग भूल गया है। उधर श्रवण कुमार के जो अंधे माँ बाप आंखें बंद किए हुए बैठ नहीं पा रहे थे, कभी एक तो कभी दूसरा अपनी आंख खोल लेता और जिसको देखकर दर्शक हंसने लगते और क्या कह उठते थे, वो देखो उसने आंखें खोली। अरे आप लोगों को जो कैरेक्टर दिया गया है अगर आप उसको सही से परफॉर्म नहीं करेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, जो इफेक्ट पड़ना चाहिए वो तो पड़ ही नहीं रहा था। कहाँ तो श्रवण कुमार अपना डायलॉग कंप्लीट नहीं कर रहा है और वो जो माँ बाप अंधे बने हुए हैं, बहुत सीधी सी बात है, अगर आप अपने अंधेपन की एक्टिंग नहीं करेंगे तो सामने वाले लोग क्या समझेंगे कि आप उनको बुद्धू बना रहे हैं। तो यहाँ पर दर्शकों को दुखी होने के बजाय हंसी आने लग गई थी कि अंधे माँ बाप तो आंखें खोल खोल कर देख रहे हैं अपने बेटे को मरते हुए, जबकि उस समय क्या लिखा गया था कि वो जो माँ बाप थे वो बहुत दुखी हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ तो उल्टा होने लग गया, यानी कि सीरियसनेस के बजाय वो नाटक कैसा हो गया था, कॉमेडी हो गया था। सहसा हाल में ठहाका हुआ। ठहाका, ठहाका यानी आपने शब्द पढ़ा, ये रहा ठहाका। पेज नंबर 16 पर देखिए, सहसा हॉल में ठहाका हुआ। सहसा मतलब अचानक से। जब आप बहुत कम आवाज में धीरे से हंसते हैं तो वो हंसी होती है, लेकिन जब बहुत सारे लोग बहुत तेज आवाज में हंसते हैं या किसी विशेष स्वर में हंसते हैं तो उसे कहते हैं ठहाका। ठीक है। बोधराज के सिर पर जो अंधी माँ की भूमिका में बैठा हुआ था, उसकी साड़ी का पल्लू खसक रहा था और उसके नीचे से उसका घुटा हुआ सिर निकल आया था। अब समझ में आया कि सारे के सारे लोग एक साथ ठहाका क्यों लगा रहे थे। एक तो लड़का जो स्त्री का रोल कर रहा था, फिर उस पर से उसने बेचारे ने साड़ी पहनी थी, किसी तरह वो अपना पल्लू सिर पर रख रहा था, और जैसे ही वो पल्लू उसके सिर से उतरा तो सब लोगों ने क्या देखा, क्या रे श्रवण कुमार की माँ तो गंजी है, उनका सिर घुटा हुआ है। तो आप खुश हो सकते हैं कि जब आप ऐसे व्यक्ति को डिफरेंट रोल में देखेंगे तो आपको सबसे पहले हंसी आएगी, दुख तो होगा ही नहीं। और वो जो माता जी जिनको रोना चाहिए था वो अपना पल्ला संभालने में लगी हुई थी। इस फेर में वो अपनी आंखें बंद करना भी भूल गई थी, है ना। अब क्या हुआ, फिर किसी ने ऊंची आवाज में कहा, वो देख, वो फिर से देख रहा है। उसने फिर से अपनी आंखें खोल ली हैं। अब जितने भी दर्शक बैठे हुए थे उन सबका इंटरेस्ट श्रवण कुमार में या श्रवण कुमार के माँ बाप के दर्द से खत्म हो गया था। उल्टा कहाँ चला गया था, उन लोगों की जो महंगाई थी, वो लोग जिस तरह से एक्सप्रेशन दे रहे थे, उनका सारा ध्यान उस पर चला गया था कि माँ बाप तो अंधे है नहीं, आँख खोल के देख रहे हैं, मम्मी जो है उनके बाल है नहीं, पल्ला नीचे चला जा रहा है। मतलब सारा का सारा वहाँ जो सीन था वो पूरा का पूरा कॉमेडी सीन हो चुका था। हॉल में बार बार ठहाके गूंजने लगे, यानी एक कैरेक्टर अपने आप को संभालता तब तक दूसरा कैरेक्टर फिसल जाता, दूसरा अपने आप को संभालता तब तक पहला वाला व्यक्ति अपनी चीज भूल जा रहा था। यानी उन सब लोगों के आपसी एक्टिंग भूलने से वहां पर एक अजीब सा माहौल बन गया था। अब देखिए आगे क्या होता है, बार बार तालियां बजने लगी। फिर जब मैंने गीत समाप्त करके तड़प कर मरने का अभिनय किया तो हॉल में सीटियां बजने लगी। क्या बज रही थी, सीटियां बज रही थी। एक व्यक्ति बजाता है तो सीटी होती है, लेकिन जब बहुत सारे लोग एक साथ बजाते हैं तो वो सीटियां हो जाती, बहुवचन में चेंज हो जाता है शब्द। अब सीटियां भी बजने लग गई। मेरी कक्षा के एक अध्यापक मेरे भाई बलराज से कह रहे थे, ये तेरा भाई क्या कर रहा है। अब सोचिए, एक अच्छा खासा ड्रामा जो चल रहा था वो पूरा का पूरा सत्यानाश हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, बिल्कुल इफेक्टिव नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि जहां लोगों को सीरियसनेस होनी चाहिए, जहां लोगों को बहुत भावुक हो जाना चाहिए था, आंखों से आंसू गिरने चाहिए थे, वहां पर तो ठहाके लग रहे थे, सीटियां बज रही थी। आप कभी सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति मर रहा है, दो बूढ़े माँ बाप बेचारे जो बैठे हैं उनको दुखी होना चाहिए, वो लोग अपना पल्लू संभालने में लगे हैं, आंखें खोल खोल कर अपने बच्चे को देख रहे हैं, तो वहां पर दुख कहाँ से पैदा होगा। यानी कि सब कुछ मिक्स हो गया था, गड्ढम गड्ढ हो गया था। ठीक है। और इतना ज्यादा वो नाटक बिगड़ने लगा था कि श्रवण कुमार के जो भाई थे बलराज जी, जो कि उनसे थोड़े बड़े थे, वो भी बाहर दर्शकों में बैठकर उस नाटक को देख रहे थे। जो उनके टीचर वहां पर बैठकर देख रहे थे वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने उनसे शिकायत की कि एक सिर्फ तुम्हारे भाई के गलत रोल करने की वजह से, गलत एक्टिंग करने की वजह से पूरा नाटक खत्म हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है वहाँ स्टेज पर बैठ के। अक्सर ऐसा होता है, हमने पहले कहा था कि यदि ड्रामा है और यदि एक व्यक्ति अपने डायलॉग भूल जाता है या अपनी एक्टिंग गलत करता है तो उसके बाद के जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो सभी लोग अपनी एक्टिंग भूल जाते हैं और उनकी एक्टिंग भी इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। क्योंकि जब तक शेर दहाड़ेगा नहीं, जानवर डरेंगे कैसे। तो यहाँ पर भी वही था कि श्रवण कुमार को तुरंत अपना डायलॉग खत्म करके मर जाना था। दशरथ को फिर उन बूढ़े माँ बाप के पास आना था, उनसे बातचीत करनी थी, उनको श्रवण कुमार के मरने का संदेश देना था। कुछ ऐसे अभी सीन बाकी थे, लेकिन सिर्फ एक श्रवण कुमार के एक्टिंग भूल जाने की वजह से वो बाकी के जितने भी सीन थे वो सारे के सारे रुक गए थे। मेरी मृत्यु के बाद, मेरी मृत्यु यानी कि लेखक जो कि श्रवण कुमार बना हुआ था,
उसके बाद अभी और संवाद बोले जाने थे, जैसे बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ के संवाद, और अंधे माँ बाप को अभी शाप देना था। आप लोगों ने यदि श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी हो तो आपने उसमें देखा होगा कि जब श्रवण कुमार की मृत्यु होती है तो राजा दशरथ अपना पश्चाताप करने के लिए, अपनी गलती की माफ़ी के लिए उनके माँ बाप के पास जाते हैं और उनसे बाकायदा कहते हैं कि मेरी गलती की वजह से आपका बेटा मर चुका है, तो आप लोग मेरे हाथ से पानी पी लीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए, और इसके लिए आप जो भी दंड देना चाहें वो आप दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनके जो बूढ़े माँ बाप थे वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनका इकलौता पुत्र मर जाता है। तो वो उस दुख में राजा दशरथ को शाप देते हैं कि जिस तरह से हम लोग अपने पुत्र के वियोग में, अपने पुत्र के दुख में तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं, उसी तरह आने वाले समय में जब तुम भी बूढ़े हो जाओगे तब तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ही तड़प कर मरोगे। यानी कि उसी शाप के कारण आप लोगों ने देखा होगा कि भविष्य में जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तो उसका मुख्य रीजन क्या था? उनके पुत्र का वनवास में जाना, अपने पुत्र राम के वियोग में ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। यानी कि कहीं ना कहीं उन अंधे माँ बाप का शाप ही राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बने थे। लेकिन ये सारा उन्होंने अपने ड्रामे में डालना चाहा था, किंतु श्रवण कुमार की एक्टिंग भूल जाने के कारण ये सारे सीन होना रह गए थे। अब क्या हुआ? नाटक का शेष भाग में भूल गया और झट से उठ बैठा। लो भाई, श्रवण कुमार को मरना था और यहाँ तो श्रवण कुमार उठ के बैठ गया। अब सामने दर्शक जो बैठे हैं वो तो कंफ्यूज हो गए, ना तो अभी दशरथ को श्राप मिला है, ना तो बूढ़े माँ बाप ने अभी जान दी है, और ये श्रवण कुमार तो उठ गया। अगर ये जिंदा हो गया है तो ये माँ बाप श्राप कैसे देंगे? दशरथ ने तो बेचारे ने कुछ किया ही नहीं है। यानी कि सारा का सारा मामला बिगड़ चुका था। और पता है इतने में क्या हो रहा है? पूरे हॉल में हंसी के फव्वारे छूट रहे। फव्वारे यानी वो जो पानी का फव्वारा होता है, वो कैसे हो सकता है? पानी का फव्वारा तो हमारे गार्डन में होता है। हंसी के फव्वारे मतलब जिस भी व्यक्ति को आप देखो उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ हंसी निकल रही थी। कोई श्रवण कुमार पे हंस रहा था, कोई उसके माँ बाप पे हंस रहा था, कोई बेचारे दशरथ पे हंस रहा था कि लो दशरथ बेवजह ही परेशान हो रहा था, वहां पे माफी मांगने जा रहा था। और कोई तो उसके डायरेक्टर पे हंस रहा था कि डायरेक्टर ने कैसा ड्रामा बनाया है, कैसा नाटक बनाया है, उसको कुछ भी नहीं पता। और कुछ लोग तो उनकी व्यवस्था करने वालों पर हंस रहे थे कि इन्होंने कैसी व्यवस्था की है। तो वहां पर क्या हो रहा था कि सभी लोग पूरी तरह से उस नाटक को एंजॉय तो कर रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे के और उनके मन के भाव बदल चुके थे। फिर क्या हुआ? किसी ने एक आवाज भी लगाई, लेटा रे लेटा रे। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब कोई व्यक्ति अपने कैरेक्टर भूल जाता है, डायलॉग भूल जाता है, तो पीछे वाले जो लोग होते हैं उनको सब पता होता है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि वो उसको फिर से याद दिला दें। तो किसी दर्शक ने ऐसा भी कहा कि अरे श्रवण थोड़ी देर और लेट जाओ, अभी तुम्हारा नाटक फिनिश नहीं हुआ है। तो इतनी सारी आवाज़ें वहाँ पर फैल रही हैं, और इन सब के बीच में उस नाटक के जितने भी कैरेक्टर थे उन सब लोगों की एक्टिंग खत्म हो चुकी थी। कोई भी अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं कर पा रहा था। अब क्या हुआ देखिए, पर मैं इतना बेसुध हो गया था कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे और कुछ नहीं सूझा तो फिर से लेट गया। अब इस पर इतनी तालियां बजने लगी कि थमने में ही नहीं आती थी। थमने शब्द हमने परसों अपने पिछले लेक्चर में शब्दार्थ पढ़ा था, थमने यानी कि रुकना। सीटियां, तालियां, ठहाके और तरह तरह की आवाजें देर तक चलती रही, और यह मेरी पहली अदाकारी थी, है ना। यानी कि कहाँ तो उसको रुलाना था और कहाँ तो पूरे हाल के लोग बड़े खुश हो गए कि ये पहला श्रवण कुमार हमने देखा है जो थोड़ी देर में मर जाता है और थोड़ी देर में जिंदा हो जाता है। ये पहले अंधे माँ बाप देखे हैं जो अपने बेटे के जिंदा और मरने होने का वेट कर रहे हैं, और दशरथ को तो शाप उन्होंने दिया ही नहीं है ना। तो इस तरह से उस बच्चे की पहली अदाकारी जो थी वो उसकी पूरी लाइफ के लिए उसके दिमाग में एक सुंदर याद बन के रह गई। इसके बाद भी उन्होंने कई बार अलग अलग नाटकों में अभिनय किया, कोशिश भी की,
लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, उन्होंने जो पहली अदाकारी की थी उसमें जो गलतियां की थी उससे उन्होंने सीख ली और धीरे धीरे उनके अंदर की जो प्रतिभा थी वो सुधरती चली गई और निखरती चली गई। तो इस तरह हम इस पाठ से सिर्फ एक चीज़ सीखते हैं बेटा कि पहला तो हमें श्रवण कुमार की तरह आज्ञाकारी पुत्र बनना चाहिए। दूसरा, जब भी हम कोई पहली बार काम करते हैं उसमें हमसे अगर कोई गलती होती है तो हमें उसे सीख लेनी चाहिए और अगली बार कोशिश करना चाहिए कि वो गलती फिर से ना हो। लेकिन कभी भी ऐसा न करें कि गलती होने के डर से आप किसी काम को शुरू ही ना करें या पहली बार करें ही नहीं। कई बार मैंने बच्चों को देखा है, हम कुछ प्रोग्राम्स के लिए, कुछ कंपटीशन के लिए बच्चों को सिलेक्ट करते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन वो बच्चे क्या कहते हैं, नहीं मैम मुझसे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? थोड़ी बहुत गलती होगी ना, हो सकता है दर्शक जिस तरह हंसते हैं इस तरह आपको भी सामना करना पड़े, लेकिन लेखक ने भी तो सामना किया था ना। तो उसी तरह से आपको अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनसे सीख लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ कठिन शब्द लिख रही हूँ बेटा, इन शब्दों को आप अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और अगली बार हम फिर से इस पाठ की अभ्यास प्रश्न के साथ में आएंगे। तो कुछ शब्द आप लोगों के लिए लिख रही हूँ। और सभी बच्चे इन शब्दों को अपनी रफ कॉपी में 3 टाइम राइट करेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। और कोई ये नहीं पूछेगा कि मैम क्यों, क्योंकि ये शब्द आपके लिए कठिन होने के साथ साथ थोड़े से नए भी हैं। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा तब तक ना तो शब्द हमें समझ में आएंगे ना ही उनका सही प्रयोग हमें समझ में आएगा। ये आपका फव्वारे, हंसी के फव्वारे, न कि पानी के फव्वारे। ये 9 शब्द मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। इन सभी शब्दों को आप अपनी रफ कॉपी में 3 बार लिखेंगे। एक बार मैं आपके लिए इन शब्दों को उच्चारित कर रही हूँ। पहला है सन्नाटा, शांति। दूसरा शब्द है दर्शक, दर्शक यानी ऑडियंस। तीसरा शब्द है पल्लू, सिंपल साड़ी का पल्लू। चौथा शब्द है श्रवण, श्र जो है वो हमारा मिश्रित है, स और र को मिलके तो उसका उच्चारण भी श्रवण होगा। पांचवा शब्द है निर्देशक, डायरेक्टर जिसे कहते हैं, निर्देशक। छठा शब्द है फव्वारे। सातवां शब्द सप्तम। आपको बता दें सप्तम का मतलब भी हिंदी में 7th नंबर ही होता है। आठवां शब्द है हमारा मंच यानी कि स्टेज। और 9वां शब्द है हमारा भूमिका, भूमिका। आप सुन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ा ऊ लगाना है या हमें छोटा ऊ लगाना है। भूमिका यानी कि रोल। ओके, तो आज का हमारा ये क्लास यहीं खत्म होता है। अगली बार जब हम साथ में मिलेंगे तो आप लोग बाकायदा अपनी पुस्तक, अपनी पेंसिल साथ में लेकर आएंगे और तब हम इसके अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।